हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर सिंह एडवोकेट। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप बहुत ही जल्द सभी प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको टिक कर सकेंगे, उनको सर्च करेंगे बेसिकली। तो जैसे मैं अभी एडवोकेट एक्ट की बात करूंगा। एक क्वेश्चन है मेरे सामने जिसमें प्रोवाइडेड है कि वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है, यानी कि द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइड अंडर के बाद सेक्शन लिखी हुई है। तो सेक्शन उसमें जो है वो 16, 26, 6 एंड 15, यानी कि 16 और 26 और 6 और 15। जब आप सर्च करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे अभी इसमें द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, अब इसमें कोई एक्ट नहीं लिखा हुआ। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई एक्ट नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई कोड लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें एक्ट का नाम या कुछ ऐसा हिंट दिया जाएगा जिससे आप बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। नहीं, ऐसी कभी भी गलती ना करें, ना ऐसा माइंड में कोई वहम पालें। आपको ये देखना है कि टच कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, फिर आपको सर्च करना है। सपोज दैट यही क्वेश्चन है, इसमें 4 सेक्शंस हैं, 16, 26 और 6 एंड 15। जब आपके पास ये पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एडवोकेट एक्ट से लिया गया है, तो आपको सेक्शन ढूंढने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट 6 पे जाएंगे, 6 से 16 पे जाएंगे, फिर 26 पे जाएंगे, फिर 15 पे जाएंगे। और ये जिसका करेक्ट जो आंसर है वो 16 है, 16 है। तो कहने का सेंस ये है, जब आपने 20 से 25 सेकंड में या 1 मिनट में भी सारी सेक्शंस देख ली, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, 5 सेकंड लिए, फिर आपने सारी सेक्शंस देख ली, जब आपको ये पता लग गया कि ये उस एक्ट से कनेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, जैसे ही आपको ये पता लगेगा कि ये उस एक्ट से कनेक्ट हो रहा है, आप तुरंत बेयर एक्ट उठाएंगे और या इंडेक्स देखेंगे या डायरेक्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब आपको ये पता लग गया 4 सेक्शन डिफाइन है, चारों सेक्शन देखने, जहां पर डेफिनेशन लिखी हो डेफिनेटली वो कलेक्ट करना है, आपको करेक्ट करना है। और इसमें मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट ऐसा ना हो कि आपके 70 आंसर गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 40 नंबर आना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और इसमें 30% बच्चे इसमें भी फेल होते हैं। अब बात आती है कि आप एडवोकेट हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप किस अंडर सेक्शन के अंडर स्टेट बार में इनरोल हुए हैं। तो आप जब देखेंगे, जब पढ़ेंगे या इंडेक्स देखेंगे, तो वो सेक्शन 24 है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्टिकुलरली आप इन सेक्शनों को पढ़ के जाइए, बट आप जब लास्ट पेपर बहुत सारे उठाएंगे, देखेंगे, तो उनमें काफ़ी सारे मल्टीपल सवाल जो आए हैं वो एडवोकेट एक्ट से लिए गए हैं। तो एडवोकेट एक्ट जो है बहुत ही लेंथी नहीं है, बहुत छोटा एक्ट है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इसमें 60 सेक्शंस हैं, जिनको आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल 10 मिनट देकर आप इसका इंडेक्स भी देख सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा एक्ट है, बहुत ही माइनर है। और वैसे भी माइनर एक्टों में आता है, मेजर एक्टों में नहीं आता, बट इसकी इंपॉर्टेंस ही बहुत है। और जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, जब हम किसी पेपर के लिए इससे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे को इंटरेस्ट भी आता है। जब हम जिस भी फील्ड में हम हैं और उस फील्ड की हम बात करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें ये पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। और दूसरी बात क्या है, ये ऐसा भी आ सकता है कि कब से इफ़ेक्ट हुआ है, तो आपको बता दूं कि 19 मई
61 से ये जो है इफेक्ट हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसकी स्टेट बार काउंसिल होती है। स्टेट बार काउंसिल कहाँ पर डिफाइन है ये आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 3 है। मैं आपको ये एक्ट नहीं पढ़ा रहा, ना ही मैं आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, अपना पास करना है। किसी भी तरीके की आप इस इल्यूजन में ना रहें कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे या आप फर्स्ट आ जाएंगे तो आपका कहीं कोई ऐसा नाम होगा, क्योंकि ऑल इंडिया बार काउंसिल ओनली पास दिखाता है। उसमें आपको ना ही परसेंटेज दिखाएंगे, ना ही आपके नंबर कितने आए ये दिखाएंगे। तो आप, क्योंकि बहुत कम समय है, 10 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, 18वां ये एग्ज़ाम होना है। बच्चों को बहुत टेंशन भी है। कुछ बच्चे जॉब करते हैं, कुछ बच्चे सीनियर के पास हैं, या कुछ बच्चों ने न्यू री इनरोल किया है। तो इसमें घबराने वाली बात इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? आपको अगर किसी ने ये कहा है कि आप इसके बगैर प्रैक्टिस नहीं कर सकते या ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। रीजन क्या है इसके पीछे? जब आपको ये बता दिया गया है कि ये जो ये क्वेश्चन है या जो ये पेपर है या जो ये एग्जाम है, ऑल इंडिया बार का जो एग्जाम है, ये क्या है? ये ओपन डायरेक्ट एक एग्जाम है। ये आपकी मेंटलिटी को डिफाइन करने के लिए है कि आप कितने पंक्चुअल हैं या कितने चीज़ों को आप सर्च कर पाते हैं, आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आप कैपेबल हैं या नहीं हैं। वैसे तो आप एज एन एडवोकेट इनरोल हुए हैं तो आपने 3 साल या 5 साल की डिग्री लेने के बाद ही इनरोल किया होगा और आपने हर चीज़ पढ़ी होगी। तो इसमें कहने की और इसमें बहुत ज़्यादा इल्यूजन की कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप एक एक्ट पढ़ते हैं या आपने एग्ज़ाम दिया है, रिसेंटली दिया है, या आप अभी पास आउट हो गया है, तो आपने डेफिनेटली एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी ये गाइडलाइन है कि आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या है, आपको जब आपके पास कोई बुक है, जो भी आपके पास बेयर एक्ट है, आप उस बेयर एक्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और जब आपको ये आपके माइंड में या आपको ये याद हो जाएगा, ये रिवीजन हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से पुट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पहचानना है, आईपीसी का आपको पहचानना है, इंडियन एविडेंस एक्ट का आपको पहचानना है। जब आप ये पहचान जाएंगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये वहाँ से टच कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप फिर सर्च कर लेंगे। क्योंकि आपको कुछ सेक्शन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें डायरेक्ट सेक्शन दी हुई है, जरूरत ही नहीं है 4 सेक्शन खोलने देखने, उसके बाद आपने अच्छे सही वाले पर टिक करना है। तो घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है, जब आप क्वेश्चन पेपर की पेपर शीट को फिल कर रहे हों तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, उसमें व्हाइटनर यूज़ ना करें। कोशिश ये करें कि उसमें गलती ना हो, कोशिश ये करें कि उसमें व्हाइटनर यूज़ ना हो, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। लास्ट टाइम बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके एग्ज़ाम रोक लिए गए थे, उनके रिजल्ट रोक लिए गए थे, बाद में उनका रिजल्ट रिलीज़ किया था और एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। आप अपने वेबसाइट पे जाके बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँचें, क्योंकि वहाँ एंट्री क्लोज हो जाती है। वहाँ पर मोबाइल अदर थिंग्स कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अलाउ नहीं है, तो ले जाने की कोशिश भी ना करें। ये ओपन डायरेक्ट एग्ज़ाम है, ये कभी ना सोचें। कुछ बच्चे मोर इम्पोर्टेंट थिंग है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं बिगर बेयर एक्ट के ही एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा। देखिए, आपकी कैचिंग पावर या कैपेबिलिटी क्या है, मैं उसको जज नहीं कर रहा, ना ही मैं उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहा हूँ, बट मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने बेयर एक्ट साथ ले जाएं, जिससे आप एक ही बार में इस पेपर को पास कर पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पेपर से जुड़ी हुई बिजनेस है। इस पेपर की ऐसी लीगल वैल्यू कुछ खास है नहीं, ये चैलेंज भी किया जा चुका है। ये क्योंकि बार बार इसमें फ़ीस भरी जाती है, सब कुछ
इसमें आप डिपॉजिट करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें इतनी पॉजिटिव वे में नहीं है। इसका रिजल्ट आना और आपको सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस मिलना ये बहुत बड़ी बात है, जो आप इसको पास करके ले जाएंगे। डेफिनेटली आप अपने रणनीति बनाकर एक ही बार में पास करने की कोशिश करें। कम समय में डायरेक्ट ना पढ़कर इंडेक्स पढ़ें। इंडेक्स पढ़ करके माइंड की मेमोरी को उस पर डीपली तरीके से उस पर विचार करें। जब आपको ये पता लग जाता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है या ये क्वेश्चन कौन से डायरेक्ट से पुट कर रहा है, देन आप डायरेक्टली सर्च करके आप डेफिनेटली उसको टिक कर देंगे। यही रणनीति है, आप डेफिनेटली आप पास कर जाएंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।